हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। ऐसे नोवेल सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं एक नोवेल, मेरे बेदर्द पिया, पार्ट 18, चैप्टर 191। कुछ पैसों के लिए तुम लोग बिक गए। वैदिक के ठीक पीछे ही वीर और ओजस भी खड़े थे और उन्हीं के साथ एक और आदमी खड़ा था। वीर थोड़ा सा पीछे होके उस आदमी को देखता है और उसे अपने ओर आने का इशारा करता है, जिसे देखकर वो आदमी धीरे से वीर के पास चला जाता है और उसके बिल्कुल पास में खड़ा हो जाता है। जिसे देखकर वीर उससे सवाल करता है, डैनी यहाँ पर आग कैसे लगी इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी? इस विला पर एक परिंदा तक अपना पैर नहीं रख सकता था, तो ये सब हुआ कैसे? और जब आग लगी थी तो तुम लोग कहाँ थे? वीर की बात सुनकर वो आदमी, जिसका नाम डैनी था, वो कहता है, वीर सर, सभी लोग यही थे, मैं बस आज छुट्टी पर था। संडे होने के कारण मुझे एक गार्ड का फोन आया था और उसने मुझे बताया कि आज अचानक से 3 से 4 हेलीकॉप्टर विला के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं। हमें लगा शायद इनका कनेक्शन टूट गया है, इसलिए ये सब यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन फिर जब उन्होंने पता किया तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चला उसके बारे में, और अचानक से उस हेलीकॉप्टर ने विला के ऊपर पेट्रोल गिरना शुरू कर दिया और जब तक वो लोग कुछ करते उसके पहले ही उन लोगों ने आग लगा दिया और गायब हो गए और ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए। उसके बाद वो आग बॉस के कार कलेक्शन तक पहुंच गई, जिसके बाद सारी कारें भी ब्लास्ट होने लगी और उसके बाद आग बहुत तेजी से फैल गई। जैसे ही इस बारे में मुझे पता चला, मैंने तुरंत पार्थ सर को कॉल किया, लेकिन उनका फोन ऑफ जा रहा था, तो मैंने सर को डायरेक्ट कॉल करके बताया, फिर उसके बाद आपको कॉल किया। विला में आग इतनी तेजी से फैल रही थी, कुछ गार्ड्स भी उसके चपेट में आ गए थे। इस समय वो हॉस्पिटल में है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इतना कह वो चुप हो जाता है। उसके बाद वीर को देखने लगता है, जो कुछ सोच रहा था। वैदिक, जो एक तक विला को जलते हुए देख रहा था, उसने डैनी की सारी बात सुन ली थी कि ये आग कैसे लगी है। वीर एक नज़र उन गॉड्स को देखता है जो अपना सर झुकाए खड़े थे। उन्हें देखकर वीर गुस्से से चीखते हुए कहता है, कोई भी आके विला पर अटैक करके चला जाता है और तुम लोगों को पता भी नहीं चलता है और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हो देखने के सिवा। वीर की इतनी तेज और डरावनी आवाज सुन के सारे गार्ड्स डर के कांपने लगते हैं। जिसे वीर इग्नोर करते हुए फिर से कहता है, तुम लोगों को यहाँ क्यों रखा गया था? ताकि कोई भी आए और इस विला को जला कर चला जाए और तुम लोग बस देखते रह जाओ। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस विला पर कोई बाहरी आके अटैक कर सके, इसलिए अब अच्छे बच्चे की तरह वो सामने आ जाए जिसने उसकी मदद की है अटैक करने में। आगे तुम में से जिसने भी उनका साथ दिया है वो खुद ही बाहर आ जाए। अगर मैंने पता लगा लिया तो तुम लोग जानते ही हो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं ज्यादा देर वेट नहीं करूंगा, 3 तक काउंट करूंगा। अगर तुमने अपने बारे में बता दिया तो ठीक है, वरना फिर तुम्हारे साथ क्या होगा उसका अंजाम तुम जानते ही हो। इसलिए चुपचाप सामने आ जाओ और बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया और वो कौन था जिसके कहने पर तुमने ऐसा किया है। इतना कहकर वीर काउंट शुरू करता है। 1, फिर कुछ देर रुक कर 2। वीर ने बस अभी 2 ही तक काउंट किया था कि तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो अपने सामने गार्ड्स को देखता है, जिनके बीच में 5 लोगों ने खुद को ही शूट कर लिया था। क्योंकि उन्हें वैदिक के सजा के आगे अपनी मौत छोटी लग रही थी और ऊपर से उन्होंने कुछ पैसों के लिए वैदिक के साथ गद्दारी की थी, और वो अब किस मुंह से जाते और कहते कि हम हैं वो। यही सोचकर उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। उन्हें देखकर वीर कहता है, लाची और काय कही कि तुम लोगों का मर जाना ही बेहतर है, जिसका कोई ईमान ही न हो। कुछ पैसों के लिए तुम लोग बिक गए, क्या तुम्हें कम पैसे मिलते थे? इतना कह वो एक गार्ड्स को अपने पैरों से मारता है। उसके बाद वो बाकी के गार्ड्स को देखकर कहता है, जल्दी से ये कचरा साफ करो। उसके कहते ही गार्ड्स जल्दी से आते हैं और उन 5 गार्ड्स की डेड बॉडी को उठाकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही वीर वैदिक को देखता है, जो एक तक विला को अभी भी देख रहा था। उसके बाद वो उसके पास आके अपने हाथ उठा के वैदिक के कंधे पर रखता है।
जिसे महसूस कर वैदिक बस कुछ शब्द अपनी डरावनी आवाज में कहता है, 1 घंटे के अंदर मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए जिसने ये किया है। इतना कह वो डैनी को देखकर कहता है, मुझे मेरा विला पहले के जैसे ही चाहिए, इसे तुम फिर से रेनोवेट कराओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराओ। इतना कह वो ओजस को देखकर कहता है, यहाँ की सिक्योरिटी के लिए जितने भी गार्ड्स थे उनकी भी खातिरदारी करने के लिए भेजो, गलती उनकी भी है। वैदिक की बात सुनकर जो गार्ड्स वहां पर बचे हुए थे उनकी तो रूह कांप जाती है, क्योंकि उन्हें वैदिक के कहने का मतलब बखूबी पता था और उनके मन बस एक ख्याल आ रहा था, क्यों न खुद को ही जान से मार लूं। लेकिन वो बेचारे ऐसा कुछ भी अब नहीं कर सकते थे। वो बस अपनी उम्मीद भरी नजरों से वीर को देख रहे थे, शायद एक उन्हें बचा ले, लेकिन वीर उनसे मुंह फेर कर खड़ा होते हुए कहता है, अब गलती की है तो सजा भी बनती है। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसका फोन रिंग करता है, जिसकी आवाज सुन के वो फोन को अपने पॉकेट से निकाल कर देखता है तो उसे तेजस का कॉल आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कॉल उठता है और कहता है, मैंने तुम्हें क्या कहा था। उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी दूसरी ओर से तेजस कहता है, बॉस मैं खुराना मेंशन के पार्किंग में खड़ा हूँ, मुझे उस लड़के के बारे में कुछ बताना है आपको, और उसके साथ जो 2 लड़के रहते हैं उनकी भी डिटेल्स निकाल के लाया हूँ, आप जहां भी है जल्दी से यहाँ आइए। उसकी बात सुनकर वीर कहता है, ठीक है हम आते हैं। इतना कह वो कॉल कट कर देता है, फिर वैदिक की ओर देखकर कहता है, तुम्हारे साले के बारे में कुछ पता चला है, अगर तुम जानना चाहोगे तो चलो मेरे साथ। उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी वीर का फोन एक बार फिर से बजता है, जिसे देखकर वीर तुरंत उठा लेता है, क्योंकि ये कॉल ईशा का था। वीर कॉल उठा के कहता है, हाँ ईशा बोलो क्या हुआ। उसकी बात सुनकर ईशा रोते हुए जल्दी से कहती है, वीर भाई आप कहाँ हैं, जल्दी से हमारे पुराने वाले घर में आइए और छोटे को संभालिए। उसकी बात सुनकर वीर जल्दी से कहता है, ईशा क्या हुआ पार्थ को, और तुम रो क्यों रही हो, तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो। वीर की बात सुनकर ईशा रोते हुए ही कहती, आप जल्दी से यहाँ आइए फिर आपको बताती हूँ। इतना कह वो कॉल कट कर देती है। वीर वैदिक को देखकर कहता है, पार्थ को कुछ हो गया है और वो अपने घर पर है, हमें जल्दी से उसके पास जाना होगा। वीर की बात सुनकर वैदिक बिना कुछ कहे एक बार फिर से विला को देखता है, जो अब तक पूरा जलकर राख हो गया था, लेकिन अभी भी उसमें से धुआं निकल रहा था। जिसे देखकर वो अपने कदम कार को और बढ़ा देता है और उसके ही पीछे वीर ओजस और उसके गार्ड्स भी चल देते हैं। चैप्टर 192 मुझे पता है ये सब कौन कर रहा है। पार्थ का पुराना घर। पार्थ अपने पुराने घर के सामने खड़ा था। दो गार्ड्स उसके एक एक बाजुओं को पकड़कर खड़े थे, क्योंकि पार्थ उनसे अपने हाथ को छुड़ा के अपने घर के अंदर जाना चाहता था, लेकिन ईशा उसे नहीं जाने देना चाहती थी। ईशा उससे सामने खड़ी होकर अपने घर की ओर देखती है, जो कि जल रहा था, जिसे देख वो अपनी आंखों में नमी लिए उसे चुप कराते हुए कह रही थी, छोटे मेरी बात सुनो, तुम इस तरह से अंदर नहीं जा सकते हो, अगर गए तो तुम भी जल जाओगे। लेकिन पार्थ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बात का असर ही नहीं हो रहा है। वो बस कुछ भी करके अंदर जाना चाहता था और इसलिए वो खुद को छुड़ा रहा था और इसी के साथ बोल भी रहा था, छोड़ो मुझे, मुझे अंदर जाना है, छोड़ो, अगर तुम लोगों ने नहीं छोड़ा तो मैं सबको जान से मार डालूंगा। उसकी बात सुनकर भी गार्ड्स पार्थ को नहीं छोड़ते हैं। कुछ गार्ड्स आग बुझाने में लगे हुए थे, क्योंकि ये बहुत ही आउट एरिया था। यहाँ मुश्किल से ही 3-4 ही घर थे, लेकिन वो भी बहुत बहुत दूर थे और यहाँ पर सुविधाएं भी बहुत कम थी, इसलिए फायर ब्रिगेड वाले भी यहाँ नहीं आ पाए थे, जिस वजह से गार्ड्स ही आगे बुझाने में लगे हुए थे। ईशा पार्थ को समझा रही थी, लेकिन पार्थ कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। और तभी एक के बाद कई कारें आके रुकती हैं। आगे वाली कार में से सबसे पहले ओजस निकलता है और वो तुरंत बैक सीट का डोर ओपन करता है, जिसके बाद वैदिक कार से निकलता है और दूसरी ओर से वीर कार में से निकलता है। वैदिक जैसे ही सामने का नजारा देखता है, उसके हाथों की मुट्ठी भींच जाती है और एक बार फिर से उसकी आंखें लाल हो जाती है, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
वीर पार्थ के घर को जलते हुए देखकर जल्दी से भागकर ईशा के पास जाता है और उससे पूछता है ये कैसे हुआ। अब तक वैदिक और ओजस भी ईशा के पास आ गए थे। वीर की आवाज सुनकर ईशा रोते हुए वीर से कहती है, भाई आप जल्दी से छोटे को संभालिए, ये वहां जाने की जिद कर रहा है और मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है। उसकी बात सुनकर वैदिक वीर और ओजस तीनों का ध्यान पार्थ के ऊपर जाता है, जो अब तक बेकाबू हो चुका था और गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा था, मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, मेरे घर को बचाना है। और ऐसे ही वो पूरी जान लगा के गार्ड्स को धक्का देता है, जिससे गार्ड्स उसके हाथ छोड़ के जमीन पर गिर जाते हैं। पार्थ जल्दी से अपने कदम अपने घर की ओर बढ़ाता है, जिसे देखकर ईशा चीखती है, पार्थ। लेकिन पार्थ अभी 3 से 4 ही कदम आगे बढ़ाया था ही कि तभी उसके हाथों को वैदिक एक झटके में पकड़कर उसे रोक देता है और अपने ओर पलटकर एक तमाचा खींचकर उसके गालों पर मारता है और जोर से चीखता हुए कहता है, पार्थ क्या तुम पागल हो गए हो या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि वहां पर तुम्हारी जान को खतरा है, या फिर तुम समझना नहीं चाहते हो, या फिर ईशा पागल हो गई है जो वो तुम्हें रोक रही है। अगर ऐसा है तो तुम सबसे पहले उसे मेंटल हॉस्पिटल छोड़ के आओ, फिर अपने घर के अंदर भी चले जाना। जैसे ही पार्थ को थप्पड़ पड़ता है और वैदिक की बातें उसके कानों में पड़ती है, वो चुप हो जाता है और अपनी जगह पर रुक जाता है। उसके बाद वो अपने घर को देखता है, जो अब तक पूरी तरह से जल गया था। उसे देखकर पार्थ की आंखों से लगातार आंसू बहने लगता है, लेकिन अब वो जाने की जिद नहीं कर रहा था और ना कुछ बोल रहा था। पार्थ एक कदम आगे बढ़ाकर सीधे वैदिक के गले से लग जाता है, जिसे देखकर वैदिक बिना किसी भाव के उसके पीठ को सहलाने लगता है और एक तक पार्थ के जले हुए घर को देख रहा था। पार्थ को शांत देखकर ईशा भी अपने आंसू साफ कर लेती है और एक तक अपने घर को देखती रहती है। वीर ईशा के पास जाके उससे अपने गले से लगा लेता है, जिसे देखकर ईशा खुद को रोक नहीं पाती है और जोर जोर से रोने लगती है। ईशा को रोते हुए देखकर वीर उसे चुप कराते हुए कहता है, ईशा बच्चा चुप हो जाओ, रोते नहीं हैं। तुम चुप हो जाओगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ बिल्कुल ऐसा ही घर में तुम्हें बना कर दूंगा, और यहीं पर जिसे तुम देखोगी तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये तुम्हारा घर जल गया था। वीर की बात सुनकर ईशा रोते हुए कहती है, भाई घर तो फिर से बन जाएगा, लेकिन जो चीजें इस घर के अंदर थी क्या वो फिर से बन पाएगी, या फिर एक तरफ ईशा कर वो जल चुकी कार वापस वही मिल पाएगी। ये मेरे डैड की मेहनत की कमाई का घर था, जिसे उन्होंने दिन रात काम करके तैयार किया था। उन्होंने इस घर को बनाने के लिए एक एक पैसा जोड़ा था, लेकिन आज उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। वीर ईशा की बात सुनकर कहता है, ईशा पहले चुप हो जाओ और हमें ये बताओ कि यहाँ आग कैसे लगी और तुम दोनों को कैसे पता चला। ईशा वीर को देखकर कहती है, भाई मैं भाई से मिलने उनके रूम में गई थी, तभी उनके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया था, जिसे भाई ने उठाया और गलती से फोन स्पीकर पर हो गया था। और दूसरी ओर से एक आदमी ने कहा कि अगर तुम अपने घर को बचाना चाहते हो तो जल्दी से अपने घर पर पहुंचो, वरना वो जलकर राख हो जाएगा। और जैसे ही हम दोनों ने उसकी बात सुनी, हमें कुछ समझ ही नहीं आया और हम दोनों यहाँ भागकर आ गए, और हमें इस तरह से जाते देखकर भाई के गार्ड्स भी हमारे पीछे चले आए। और जब तक हम लोग यहाँ पहुंचे तब तक हमारे घर में आग लग गई थी और हम कुछ नहीं कर पाए। इतना कह वो फुट फूट कर रोने लगती है, जिसे देखकर वीर उसे चुप कराने लगता है। पार्थ जो काफी देर से चुप था, अचानक से वो वैदिक से दूर हो जाता है और कहता है, मुझे पता है ये सब कौन कर रहा है। उसकी बात सुनकर सभी उसे देखने लगते हैं। चैप्टर 193 ये सब कुछ एक औरत ने किया है। पार्थ के ये कहते ही कि उसे पता है ये सब किसने किया है, वीर ईशा को खुद से दूर कर जल्दी से उसके पास आता है और कहता है, तुम सच कह रहे हो? तुम्हें सच में पता है ये सब किसने किया है? जिसके जवाब में पार्थ अपना सर हाँ में हिला देता है और कहता है, उसने ही फ्रॉम हाउस और होटल में भी ब्लास्ट कराया होगा।
जिसे सुनकर वीर गुस्से से कहता है, जल्दी से बताओ उसका नाम, मैं उसे जान से मार डालूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? उस शख्स के बारे में जानने के चक्कर में वीर ये अभी भूल चुका था कि उसे तेजस ने चित्रांग के बारे में कुछ बताने के लिए बुलाया है और वो उसका इंतजार कर रहा है। वैदिक बस बिना एक्सप्रेशन के पार्थ को देख रहा था और वो भी उस शख्स के बारे में जानना चाहता था जिसने इतना कुछ कर दिया और उसके बारे में कुछ पता तक नहीं चला। आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है जो उससे टकराने की कोशिश कर रहा था। वीर तभी उससे पूछता है, क्या ये हमारा कोई पुराना दुश्मन या नया दुश्मन है? वीर की बात सुनकर पार्थ कहता है, न ये हमारा कोई पुराना दुश्मन है और न ही वो नया दुश्मन है, बल्कि ये सब कुछ एक औरत ने किया है। पार्थ की बात सुनकर वीर चिढ़ते हुए कहता है, मैं मजाक सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हुआ मिस्टर पार्थ जिंदल, मुझे सच जानना है। अगर तुम्हें पता है तो बताओ, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करो। वीर की बात सुनकर पार्थ गुस्से से कहता है, मैं सच कह रहा हूं, मैं कोई जोक्स नहीं सुना रहा। इतना कह वो ओजस की ओर देखकर कहता है, ओजस, ईशा को कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ घर भेज दो और तुम हमारे साथ चलो। उसकी बात सुनकर ओजस ओके बोलकर ईशा के पास जाके धीरे से कहता है, घर चलो। इतना कह वो झुककर ईशा के कान के पास धीरे से कहता है, जो कि सिर्फ ईशा को ही सुनाई दे, उसके बाद जितना हो सके रोना, क्योंकि ये तुम्हारा डराना चेहरा देखकर मुझे डर लग रहा है। ओजस ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि रोने की वजह से ईशा का काजल उसके गालों तक फैल गया था। अगर तुम कुछ देर और ऐसे ही रोती रही तो मुझे डर है कहीं मैं हार्ट अटैक से मर न जाऊं। उसकी बात सुनकर ईशा घूरकर उसे देखती है और अपने पैर उठा के जोर से उसके पैरों पर मार कर कहती है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है मेरे होने वाली भाभी के भाई, मैं खुद जा सकती हूँ। उसकी बात सुनकर ओजस जल्दी से अपने पैर को हटा लेता है क्योंकि उसे अपने पंजों पर दर्द होने लगता है और चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात को सुनकर भी ईशा अनसुना करते हुए जाते हुए कहती है, वीर भाई आप लोग जाए, मैं खुद चली जाऊंगी। इतना कह वो फिर से ओजस को घूरती है, बदले में ओजस भी उससे घूरता है। वीर ईशा की बात सुनकर उस ओर देखता है और दोनों को एक दूसरे को घूरते हुए देखकर अपना सर हाँ में हिलाते हुए अपने मन में कहता है, ये दोनों इतने बड़े हो गए हैं लेकिन आज भी एक दूसरे से कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ते हैं। जरूर इन दोनों के बीच अभी कुछ हुआ होगा तभी ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी छोटी सी छोटी बात एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और एक दूसरे के बिना बात किए रह भी नहीं पाते हैं और एक दूसरे से झगड़े बिना इन दोनों के पेट का पानी भी नहीं पचता है। इतना कह वो अपना सर झटक देता है और पार्थ को देखते हुए कहता है, मिस्टर जिंदल, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि आप कहाँ जाने के लिए अभी कह रहे हैं? आप तो हमें उसके बारे में बताने के लिए कह रहे थे और अब यहाँ से जा रहे हैं। वीर की बात सुनकर पार्थ गुस्से से कहता है, मैं वही जाने के लिए कह रहा हूँ जहाँ पर वो औरत रहती है और उसने ही ये सब किया है। पार्थ की बात सुनकर वैदिक इस बार अपनी इमोशनलेस वॉइस में कहता है, तुम साफ साफ कहो जो कहना चाहते हो। और तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ एक औरत ने किया है? क्या कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? वैदिक की इस बात को सुनकर पार्थ कुछ सोचते हुए अपनी धीमी सी आवाज में कहता है, ये बात बहुत पुरानी है। उस दिन जब मैंने सिया के घर को जलाया था और वहां पर जब हंगामा हुआ था तब वहां पर उस दिन सब सिया के खिलाफ थे, लेकिन वहां पर एक औरत भी थी जो सिया के साथ थी और उसके लिए उसने मुझसे लड़ाई भी की थी। यहाँ तक कि उसने मुझे धमकी भी दी थी कि वो पुलिस को बुला देगी, लेकिन उस वक्त हालत हमारे हाथ में थे और हमारे गार्ड्स ने भी उसे पकड़ लिया था तो कुछ नहीं कर पाई वो औरत। लेकिन जब मैंने घर को जला दिया और वहां से जाने लगा तो उसने कहा था। वीर बीच में बोलता है, अच्छा ऐसा है तो मुझे भी बताओ क्या कहा था उस औरत ने। चैप्टर 194 वैदिक को हुआ शक चित्रांग पर सिया का जॉनी और पीटर की तारीफ करना। वीर की बात सुनकर पार्थ कहता है, मुझे ज्यादा कुछ तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो मेरे पास आई थी और मेरे कॉलर को पकड़कर उसने कहा था कि
आज जिस तरह से तुमने इस घर को जलाया है ना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे और तुम्हारे बास के हर उस चीज में आग लगेगी जो तुम दोनों को अजीज होगा और तुम भी देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकोगे। इतना कह वो चुप हो जाता है। उसकी बात सुनकर इस बार वीर कहता है, वैसे अगर ये बात सच है तो उसने सही ही कहा था और देखा वैसा हुआ भी। वैदिक अपने फ्रॉम हाउस पर किसी को जाने नहीं देता था और उसके बाद उस होटल में आग लगी जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं था कि वो उसका है, फिर भी उसमें आग लग गई और फिर आज एक ही दिन में पहले वैदिक का प्राइवेट विला पूरा जल के राख हो गया जो उसे सबसे ज्यादा अजीज था, और सबसे बड़ी बात उसी सारी कारें भी जल गई जो उसे बहुत पसंद थी, और दूसरी बात तुम्हारा ये घर जिस पर तुम अपनी जान छिड़कते हो आज ये भी जल गया। लेकिन यार पार्थ, मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही है कि इतना सब कुछ एक औरत कैसे कर सकती है। जरूर कोई और बात है, तू एक बार फिर से सोच ले। इतना कह वीर चुप हो जाता है। वीर की बात सुनकर पार्थ कहता है, उस औरत ने जो कहा था देख वैसे ही हुआ है, और वो ये सब कैसे कर सकती है या नहीं कर सकती है इसका जवाब तो अब वो औरत ही देगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वैदिक जो वीर और पार्थ दोनों की बातें ध्यान से सुन रहा था वो पार्थ से बिना भाव के पूछता है, उस औरत का क्या नाम था। पार्थ थोड़ी देर सोचते हुए जवाब देता है, पूरा नाम तो नहीं पता है लेकिन सिया उसे नूतन आंटी कहकर पुकार रही थी। वैदिक नूतन आंटी का नाम सुनकर उस दिन के वीडियो को सोचने लगता है, फिर वो धीरे से कहता है नूतन। इतना कह वो चुप हो जाता है और उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है, और उसी के साथ वैदिक के दिमाग में चित्रांग की भी बातें याद आने लगती हैं जो उसने आज उससे कही थी। ये सब सोचते हुए वैदिक के मन में सवाल उठता है, क्या ये सब उसने किया है, लेकिन कैसे। वैदिक एक एक कर चित्रांग की सारी बातों में बारे में सोचता है और उसकी हरकतों के बारे में, उस दिन हॉस्पिटल से लेके आज तक जो जो हुआ था, जिसे सोचकर वैदिक को चित्रांग पर शक होने लगता है कि इन सब के पीछे उसका ही हाथ है। जहां वैदिक के दिमाग में चित्रांग चल रहा था तो वहीं वीर पार्थ और ओजस के दिमाग में वो औरत यानी नूतन आंटी चल रही थी। और इसी तरह सब अपने में कोई हुए शांत रहते हैं। कुछ देर तक सब शांत रहते हैं, फिर वीर की आवाज आती है, सबसे पहले हमें उस औरत को खोजना पड़ेगा और अब वही हमें जवाब देगी हमारे सारे सवालों के। उसकी बात सुनकर पार्थ कहता है, ठीक है, पहले हमें उस जगह जाना होगा है जहां सिया का घर था, वो औरत भी वहीं पर रहती थी। उसकी बात सुनकर वैदिक भी कुछ सोचते हुए कार में बैठ जाता है, लेकिन वो क्या सोच रहा था ये सिर्फ वही जानता था कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था। उसके बाद वीर भी उसके साथ ही बैठ जाता है ओजस ड्राइविंग सीट पर, और पार्थ भी आगे वाली सीट पर ओजस के बगल में बैठ जाता है। सबके बैठते ही ओजस कार स्टार्ट कर देता और उसी के पीछे बॉडीगार्ड्स भी चल देते हैं। दूसरी ओर वैदिक के कमरे में सिया और चित्रांग ने खाना खा लिया था और आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, या कह सकते हैं बोल तो चित्रांग रहा था, सिया बस उसकी बातें सुन रही थी, बदले में स्माइल कर रही थी। और तभी उसकी नज़र चित्रांग के हाथ में पहनी घड़ी पर जाती है, जिसे देखकर सिया चित्रांग के हाथ को पकड़कर उससे पूछती है, चित्र ये वॉच तो वही है ना जो हमने जॉनी को उसके बर्थडे पर दी थी, ये आपके पास कैसे आए और इसे आपने क्यों पहना है। सिया का सवाल सुनकर चित्रांग हड़बड़ा जाता है, फिर मन में कहता है, मैं सिस्टर को ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने उससे ये ले ली थी उसी वक्त कुछ सोच बेटा, वरना सिस्टर ने पकड़ लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी और कहीं उन्हें मेरे बारे में पता न चल जाए कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। और अगर ऐसा हो गया तो मैं भी जल्लाद जीजा की तरह ही हो जाऊंगा। सिस्टर मुझे भी भाव नहीं देगी जैसे उन्हें नहीं देती हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इतना कह वो कुछ सोचता है, तभी उसके दिमाग में कुछ चलता है, जिसके बाद उसके होठों पर शैतानी मुस्कान खिल जाती है। चित्रांग अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए सिया को देखता है जो उसे ही घूर कर देख रही थी। चित्रांग सिया को देखते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में कहता है, सिस्टर आप शी कह रही हैं ये वही वॉच है जो आपने जॉनी को दी थी।
वो मैंने इसलिए इससे पहना है क्योंकि ये उसके हाथ में नहीं हो रही थी। आपको पता है ना, वो मुझसे मोटा है ना तो उसके हाथ भी मुझसे मोटे हैं, तो ये उससे नहीं हुआ तो उसने खुद मुझे दे दिया क्योंकि मेरी वॉच भी खराब हो गई थी। चित्रांग की बात सुनकर सिया जॉनी को इमेजिन करते हुए कहती है, लेकिन चित्र वो इतना भी मोटा नहीं है कि ये उससे न हो। उसकी बॉडी एकदम फिट है और वो दिखने में भी बहुत अच्छा है और बहुत प्यार भी है, और उससे ज्यादा तो पीटर प्यारा है। सिया पीटर को याद कर कहती है। सिया के मुंह से जॉनी के बारे में इतना सब कुछ सुनकर और उसके बाद पीटर की तारीफ सुनकर चित्रांग के तन बदन में आग लग जाती है। चैप्टर 195। मैं नहीं चाहती कि मुझे बेटी पैदा हो। सिया आगे कहती हैं, दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही मुझे रिस्पेक्ट देते जैसे तुम देते हो। चित्रांग से अब और बर्दाश्त नहीं होता है तो वो खुद से कहता है, मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। फिर उसके बाद सिया से बात बदलते हुए कहता है, सिस्टर आप उन दोनों की इतनी तारीफ कर रही, ऐसा लग रहा है मैं आपको बहुत परेशान करता हूं और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपसे झूठ कहा और जानबूझकर उससे घड़ी ले ली, उसने मुझे नहीं दिया। उसकी बात सुनकर सिया उसे देखते हुए कहती है, नहीं चित्र ऐसा नहीं है, हमने कब ऐसा कहा, हमें आप पर बहुत भरोसा है और हम ये भी जानते हैं आप हमसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम आपको भी बहुत प्यार करते हैं, आप तो हमारे छोटे भाई हैं ना। आप तो बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट है, आपकी पर्सनैलिटी भी कमाल की है और ऊपर से आपके ये सिल्वर कलर के बाल, उसके बालों को सिया अपने हाथों से छूते हुए, ये तो आपको और भी हैंडसम लुक देते हैं। सिया के मुंह से अपने लिए इतनी तारीफ सुनकर चित्रांग इतराते हुए कहता है, ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बहुत हैंडसम हूं और ये मैं जानता हूं। चित्रांग अपनी इतनी तारीफ सुनकर जॉनी और पीटर के बारे में भूल जाता है और सिया से इधर उधर की बातें करना लगता है। तभी सिया के मुंह से आह निकल जाती है और वो अपने पेट पर हाथ रख लेती है। सिया की आह सुनकर चित्रांग के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं और वो अपनी स्टील ब्लू आंखों में चिंता लिए सिया से सवाल करता है, सिस्टर आपको क्या हुआ, आपको कहीं दर्द हो रहा है। सिया चित्र की बात सुनकर जैसे ही कुछ कहने को होती है उसके पहले ही फिर से चित्र कहता है, सिस्टर आप रुकिए, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं और आपका चेकअप कराते हैं। इतना कहकर चित्र जल्दी से उठ जाता है और जैसे ही वो अपने कदम आगे की ओर बढ़ाता है, सिया उसके हाथ को पकड़कर स्माइल करते हुए कहती है, चित्र आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिया का बात सुनकर चित्रांग जल्दी से कहता है, ऐसे कैसे, परेशान होने की बात नहीं है सिस्टर, अभी आपको आपके पेट में दर्द हुआ है तभी आप चीखी और अब कह रही है परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, आप जल्दी से चलिए मेरे साथ। उसकी बात सुनकर सिया चित्रांग के चेहरे को देखते हुए कहती है, आप कितनी फिक्र करते हैं हमारी। हाँ तो आप मेरी सिस्टर है तो आपकी ही फिक्र करूंगा न कि पड़ोसी की। चित्रांग तुरंत कहता बोल पड़ता है। सिया की स्माइल और बड़ी हो जाती है और वो चित्र को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहती है, वो बेबी ने अचानक से किक किया इसलिए हमें थोड़ा सा दर्द हुआ और ये नॉर्मल बात है और हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। सिया की बात सुनकर चित्रांग जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। अभी तक उसके चेहरे पर जहां परेशानी थी अब मुस्कुराहट आ जाती है और वो बहुत ही एक्साइटेड होते हुए कहता है, सिस्टर का बेबी गर्ल ने किक किया या बेबी बॉय ने या फिर बेबी गर्ल ने ही। उसकी बात सुनकर सिया उसे अजीब तरह से देखते हुए कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं, हमें कैसे पता होगा किसने किया। फिर रुककर कहती है, मेरे पेट दोनों ही बेबी बॉय है। सिया की बात सुनकर चित्रांग जल्दी से कहता है, नहीं बेबी गर्ल है, बॉय नहीं। चित्रांग की बात सुनकर सिया धीरे से कहती है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है चित्र कि हमारे पेट में बेबी गर्ल है। सिया की बात सुनकर चित्रांग बिना सिया के फेस एक्सप्रेशन देखे खुशी से कहता है, इसमें लगने वाली क्या बात है, हमें पूरा यकीन है आप दो बेबी गर्ल को ही जन्म देंगी। इतना कह वो ध्यान से सिया के चेहरे को देखता है जिसे देखकर उसके भाव बदल जाते हैं और वो तुरंत सिया से सवाल करता है, सिस्टर आपको क्या हो गया, आप अचानक से आपके आंखों में आंसू क्यों आ गए, अभी तो आप स्माइल कर रही थी।
क्या मैंने कुछ ऐसा कहा जो नहीं कहना चाहिए? दरअसल चित्रांग ने जैसे ही कहा कि सिया के पेट में 2 ही बेबी गर्ल है, सिया के होठों की मुस्कुराहट चली जाती और वो कुछ सोचने लगती है, जिसे सोचकर उसके आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। चित्रांग सिया के आंसू को अपने हाथ से साफ करते फिक्र भरी आवाज में सिया से फिर से सवाल करता है। सिस्टर, आपको क्या हुआ? अभी तक आप खुश थी। चित्रांग की बात सुनकर सिया शिशकते हुए कहती है, चित्र, हमें बहुत डर लग रहा है अब। क्यों? चित्रांग कहता है, अगर हमने 2 बेबी गर्ल को जन्म दिया तो सिया कहती है। तो क्या हुआ सिस्टर, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी ना? चित्रांग सिया की बात पर कहता है, जिसे सुनकर सिया कहती है, नहीं चित्र, हम नहीं चाहते हैं कि हम 2 बेबी गर्ल को जन्म दे। फिर जोर से रोते हुए कहती है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ चित्र कि मुझे बेटी पैदा हो। इतना कह सिया और भी रोने लगती है, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। सिया को इतना रोते लाउडली क्राइंग हुए देखकर चित्रांग बहुत घबरा जाता है और वो उसे चुप कराने लगता है। बहुत कोशिश करने के बाद सिया का रोना थोड़ा कम होता है, जिसे देखकर चित्रांग सवाल करता है, क्या आप बता सकते हैं मुझे, आप ऐसा क्यों नहीं चाहती है कि आपको बेटी हो? चित्रांग के सवाल को सुनकर सिया अपने आंसू साफ करते हुए अपने रूंधे गले से कहती है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आगे चल के उन्हें भी हमारी तरह ही जीना पड़े, लोगों के ताने सुनना पड़े। हमने तो सब कुछ सह लिया, लेकिन मेरी बच्चियां भी मेरी तरह सब कुछ सहे, ये हम नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं एक वक्त बाद हर कोई सबको छोड़ देता है और उन्हें भी सब छोड़ देंगे। हमें डर लगता है उनके लिए, जैसे वैदिक जी ने हमें अपनी पत्नी नहीं माना था, वैसे ही उन्होंने हमसे एक बार कहा था कि उनका हमारे बच्चों से भी कोई लेना देना नहीं होगा। अगर हमने बेटी को जन्म दिया, वैदिक जी ने उन्हें अपना नाम नहीं दिया, तो ये दुनिया हमारे बच्चियों का जीना मुश्किल कर देगी और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और अगर हम किसी तरह से उनको पाल पोष के बड़ा भी करते हैं तो कोई भी हमारे बच्चियों का अगर हाथ नहीं थामेगा तो उनका क्या होगा? तो लोग उनको गलत निगाहों से देखेंगे और ये सब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर हमने 2 बेटों को जन्म दिया तो लोग उसका फायदा नहीं उठाने का सोचेंगे, लेकिन अगर मेरी बेटी हुई और उसके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ, तो वो क्या करेगी? वो कैसे सब कुछ संभालेगी? हम चाहते हैं जो जिंदगी हमने जी है वो जिंदगी मेरी बच्चियों को नहीं जीनी पड़े, इसलिए हम चाहते हैं हम बेटे को ही जन्म दें। सिया की सारी बात सुनकर चित्रांग समझ जाता है कि सिया क्यों डर रही है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसा उसके साथ हुआ है सेम वही चीज उसके बच्चियों के भी साथ होगी। चित्रांग अपनी जगह पर खड़ा होकर सिया को हक करते हुए बहुत ही प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहता है, सिस्टर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो आपने देखा है वो आपके बच्चों को नहीं देखना पड़ेगा, मैं सब कुछ बदल कर रख दूंगा। आपको लड़की हो या लड़का, मैं उन्हें इतना प्यार दूंगा और वो हर एक चीज दूंगा जो उन्हें पसंद होगा। उन्हें कोई नजर देख ले वही बड़ी बात होगी। अगर कभी कोई भी उन दोनों पर अपनी गलत निगाह से भी देख लेगा तो मैं उनकी आंखें ही निकाल दूंगा और मैं उन्हें सबसे प्रोटेक्ट भी करूंगा। ये सब कहते हुए चित्रांग के फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल किसी सायकों की तरह थे और इस वक्त उसके आंखों में अजीब से भाव थे और उसकी आंखों में भी एक चमक सी थी। लेकिन सिया का ध्यान चित्रांग के बातों पर बिल्कुल भी नहीं था, वो तो बस मन में राधिका कर रही थी अब उसे लड़की ना हो। पहले वो ये सोचा करती थी कि वो एक बेबी गर्ल को जन्म दे, लेकिन फिर जब भी उसे अपने हालत याद आते थे तो वो डर जाती थी और आज यही डर उसके ऊपर हॉबी हो गया था चित्रांग के हमसे ये बात सुनकर कि वो बेबी गर्ल को ही जन्म देगी। चित्रांग सिया को कुछ देर ऐसे ही गले लगाए रहते हैं, सिया भी कुछ देर में नॉर्मल हो जाती है, जिसे देखकर चित्रांग उससे दूर होता है और उसके पैरों के पास बैठ के बहुत ही नर्म आवाज में कहता है, सिस्टर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और आप ना अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं होगा।
अगर आप पहले ही ये सब सोच लेंगी तो कैसे काम चलेगा, ऊपर से आप इतना रोएंगी तो बच्चे क्या सोचेंगे कि उनकी मम्मा जब देखो तब रोती ही रहती है, और वो भी आपके ऊपर हंसेंगे कि हमारी मम्मा रोतू है, जब देखो तब रोती ही रहती है। चित्रांग की बात सुनकर मासूम सी सिया जल्दी से अपने आंसू साफ कर कहती है, नहीं हम रोतू नहीं है और हमारे बच्चे बिल्कुल भी हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचेंगे। इतना कह वो स्माइल करते हुए आगे कहती है, हम तो हमेशा स्माइल करते हैं और तुम्हें पता है। चित्रम्मा कहती है, हमारी स्माइल बहुत प्यारी है और ऐसे ही हमारे बच्चों के भी होगी और वो हम पे ही जाएंगे। सिया की बात सुनकर चित्रांग भी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ हमारी सिस्टर पूरी दुनिया में सबसे प्यारी और खूबसूरत है, उनके जैसा कोई भी नहीं है। चित्रांग की बात सुनकर सिया खुश हो जाती है और पहले की सारी बातें भूल जाती है कि अभी वो किस लिए रो रही थी, या फिर प्रेगनेंसी की वजह से उसके मूड स्विंग हो रहे थे, जिस वजह से अभी वो थोड़ी देर पहले क्या क्या बातें कहकर रोए जा रही थी। अब चित्रांग के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सब कुछ भूलकर किसी छोटे से बच्चे की तरह खुश हो गई थी। सिया और चित्रांग ऐसे ही अपने बातें करने लगते हैं। सब कुछ भूलकर चित्रांग ने सिया को बातों ही बातों में ये भी समझा दिया था कि अगर उसे बेबी गर्ल भी होती है तो हम उसे इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि उसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। अगर बेटा हुआ तो हम उसे भी बहुत स्ट्रांग बनाएंगे कि वो अपनी पहचान खुद बनाए, उसे किसी की जरूरत ही न पड़े। सिया भी चित्रांग की बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ जाती है और सब कुछ भूल जाती है, और वो चित्रांग से कहती है कि अब हमें लड़की हो या लड़का हम दोनों को ही बहुत प्यार करेंगे, और अगर हमें दोनों ही होता है तो उन्हें भी हम बहुत प्यार करेंगे और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। और इसी तरह से दोनों और भी बातें करने लगते हैं। अगर एक लड़की होगी और एक लड़का होगा तो उसका नाम क्या रखेंगे, अगर दोनों लड़की हुई तो इसका नाम क्या रखेंगे, और अगर दोनों लड़के हुए तो उसका क्या नाम रखेंगे। और इसी बीच सुमन जी भी आके दोनों को ज्वाइन कर लेती हैं और वो भी बच्चों के नाम सोचने लगती हैं। इस वक्त तीनों ही हंसते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे और वो बहुत ही खुश नजर आ रहे थे, जिसे देखकर सुमन जी सिया को देखते हुए अपने मन में कहती है, आज हमने सिया के चेहरे पर वही मुस्कुराहट देखी जो शादी से पहले सिया के होठों पर हुआ करती थी जब भी हम उससे मिलने जाया करते थे। अब बस इसी तरह से हमारी बच्ची मुस्कुराती रहे और उसकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। चैप्टर 196 सिया रेजिडेंस चुड़ैल। शहर से दूर राका अपने बॉस के पास आता है और कहता है, बॉस हमें एक नई खबर मिली है। राका का बॉस राका की बात सुनकर उसकी ओर देखता है, जिसे देखकर राका कहता है, बॉस मिस्टर खुराना के प्राइवेट विला में हमने आज तक ना जाने कितने बार अटैक किए लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हुए, लेकिन आज किसी ने वहां आग लगा दी है और अब वो विला पूरी तरह से राख में मिल चुका है। जो हम नहीं कर पाए वो किसी और ने कर दिखाया। राका की बात सुनकर उसका बॉस कुछ सोचते हुए कहता है, लगता है कोई नया दुश्मन आया है जिसके वार से उसका अजीज विला भी नहीं बच पाया, क्योंकि किसी पुराने दुश्मन में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो वहां तक पहुंच सके। फिर हंसते हुए कहता है, राका मैंने सुना है जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसके साथ भी अच्छा ही हुआ, तुम्हें नहीं लगता है? जी बॉस, राका कहता है। जिसके बाद राका का बॉस कहता है, हम आज ही वहां जाएंगे और उसे इसके लिए बधाई देंगे। फिर वो एपीजे जगह से खिड़की के पास जाते हुए कहता है, राका ये किसने किया है उसका पता करो और उसके साथ हमारी एक मीटिंग की तैयारी करो। वैदिक का वो दुश्मन हमारे बहुत काम आएगा और हम अपने दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाएंगे। अपने बॉस की बात सुनकर राका कहता है, ठीक है बॉस, लेकिन हम आज नहीं जा सकते हैं, आज आपकी मीटिंग है होटल में मिस्टर हेनरी के साथ। राका की बात सुनकर उसका बॉस कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन हम कल वहां जरूर जाएंगे और सबके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट्स ले लेना देने के लिए, और एक गिफ्ट खास तरीके से तैयार करवाना जो बिल्कुल यूनिक हो, आखिर वैदिक खुराना को जो देना है। फिर कुछ सोचकर, और हाँ, एक लिली का बुके भी ले लेना, हमारी सिया को लिली के फ्लावर्स बहुत पसंद है। जी बॉस, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा।
इतना कह राका वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद राका का बॉस खुद से कहता है, वैदिक खुराना कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाला है। इतना कह वो डेविल स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ वैदिक वीर पार्थ और ओजस इस वक्त उसी जगह पर खड़े थे जहां पर सिया का घर था जिसे पार्थ ने जला दिया था। लेकिन इस वक्त वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बन गया था। उस घर के नेम प्लेट पर कर्सी लेटर में बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ था, सिया रेजिडेंस। वीर उस घर को एक बार देखता है, फिर उसकी नाम प्लेट को पढ़कर कहता है, हम यहाँ क्यों खड़े हैं। फिर वैदिक की ओर देखकर कहता है, ये तो वही जगह है न जो जल चुकी थी, जिसके बाद भी तुमने इसे लिया था और यहाँ पर इस घर को तुमने सिया के लिए बनवाया था और इसके बारे में हम चारों को छोड़ के किसी को पता भी नहीं है और तुम चाहते थे कि इस घर में सबसे पहले सिया ही कदम रखे। लेकिन मुझे ये समझ तब भी नहीं आया था कि तुमने इतने आउट एरिया में क्यों ये घर बनवाया, जबकि अगर तुम्हें बनवाना ही था तो कोई अच्छी सी जगह लेते। वीर की बात सुनकर वैदिक जो उसकी बात सुन रहा था वो उसे घूरते हुए अपनी डरा देने वाली आवाज में कहता है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जिस लिए आए हो उस पर ध्यान दो। वैदिक की बात सुनकर वीर भी झलाते हुए कहता है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी बीबी का घर देखने का। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, हम सब तो उस औरत नूतन आंटी को खोजने के लिए आए थे, न तो हम सब आके इस घर को क्यों देख रहे हैं। पिछले 20 मिनट से वीर की बात सुनकर इस बार ओजस भी उसकी बातों में हामी भरता है। उसकी बात सुनकर पार्थ धीरे से कहता है, ये वही जगह जहां पर सिया पहले रहा करती थी और ये जो घर है उसी जगह पर बना है जहां पर सिया का घर था, जिसे हमने एक गलत फहमी के चलते जला दिया था। लेकिन जब हमारी गलत फहमी दूर हुई तो वैदिक ने इस घर को फिर से बनवाया। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है जैसे सिया का घर था, बस कुछ चेंजेस हुए हैं। पार्थ की बात सुनकर वीर और ओजस को एक झटका लगता है। उनके फेस एक्सप्रेशन ऐसे हो गए थे जैसे उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा हो। वीर उसी तरह से कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि ये वही घर है जिसके बारे चित्र ने बताया था कि तुमने सिया का घर जला दिया था। फिर कुछ सोचते हुए जोर से कहता है, ओह, इसका मतलब यह है कि पहले तुमने इस घर को खुद जलवाया। जब तुम्हें पता चला सिया का कोई दोष नहीं है तो तुमने उसका घर बनवाया और इसीलिए तुम चाहते थे कि सिया ही सबसे पहले इस घर में कदम रखे। वीर की बात सुनकर पार्थ कहता है, और इसलिए ही हम यहाँ आए हैं और वो औरत भी यही कहीं हमें मिलेगी। इतना कह वो ओजस और वीर को देखते हुए कहता, अब हम सब यहाँ से अलग अलग घर की ओर जाएंगे और वहाँ पर उस औरत के बारे में पूछेंगे। जिसे भी हम तीनों में सबसे पहले पता चलेगा वो सबको कांटेक्ट करेगा और उसे यहाँ पर लेकर आएगा। उसकी बात सुनकर वीर कहता है, ठीक है। उसके बाद वैदिक को छोड़ के सभी लोग और उनके साथ कुछ गार्ड्स भी चले जाते हैं। वैदिक एक तक उस घर को देख रहा था, फिर कार की बोनट पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वीर पार्थ ओजस उस एरिया में जितने भी घर थे वहां जाके उन्होंने नूतन जी के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला और ऐसे ही उन्हें 1 घंटा बीत जाता है लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों ही एक जगह पर आ जाते हैं, जिसके बाद पार्थ अपने सामने उन दोनों को देखकर उनसे पूछता है, कुछ पता चला, जिसके जवाब में दोनों ही अपना सर नामे हिला देते हैं। उसके बाद पार्थ अपने सामने 2 घर को देखते हुए जो सिया के घर के बिल्कुल ही पास में था कहता, तुम दोनों ने इन दोनों घर में पता किया। उसकी बात सुनकर दोनों ही नामे अपना सर हिला देते हैं, जिसके बाद ओजस कहता है, बस यही 2 आखिरी घर बचे हैं। उसके बाद तीनों ही अपना कदम उस घर की ओर बढ़ा देते हैं। जब वो पास में जाते हैं तब एक घर में ताला लगा हुआ था, जिसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था वो घर बहुत दिनों से बंद है। उसे देखकर वीर कहता है, इस घर में तो ताला लगा हुआ है, यहाँ से कुछ नहीं पता चलने वाला है। फिर उसके बगल वाले घर को देखकर कहता है, अब एक यही आखिरी घर बचा है, अगर यहाँ भी हमें कुछ नहीं पता चला तो। उसकी बात पर कोई कुछ भी नहीं कहता है, जिसके बाद ओजस जाके उस घर की डोर बेल बजाता है, जिसके बाद एक औरत डोर ओपन करती है।
वो औरत जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर एक हैंडसम से लड़के को देखती है तो जल्दी से अपने बाल और अपनी साड़ी सही करते हुए कहती है, अपनी मीठी सी आवाज में कहती है, आप कौन। उस औरत को देखकर ओजस उसकी हरकत को याद करता है, फिर उसके चेहरे को गौर से देखता है जिस पर उसने भर भर के मेकअप थोपा हुआ था, जिसे देखकर ओजस खुद से कहता है ये औरत है या चुड़ैल है और अपना असली चेहरा छुपाने के लिए इतना सारा मेकअप मुंह पर थोपा हुआ है। ओजस जो अपने मन में ये सब कहते हुए गेट पर अभी भी खड़ा था, उससे यूं ही खड़े हुए देखकर पार्थ उसे साइड करते हुए कहता है, तुम्हें जो करने के लिए कहा है वो करो और उनसे पूछो। इतना कह वो आगे आ जाता है और अपने सामने से ओजस को हटाकर खुद उस औरत के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पार्थ जैसे ही उस औरत को देखता है तो उसे पहचान जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि लीला थी, जिसने सिया पर झूठा इल्जाम लगाया था कि सिया इसके पति पर दौरे डालती है। वहीं लीला भी पार्थ को अपने सामने देखकर उसे पहचान जाती है और अपने मन में कहती है, अरे ये तो वही है जिसने सिया के घर में आग लगाया था। फिर थोड़ा घबराए हुए अपने मन में कहती है, ये जब उस बार सिया के घर में आया था तो उसके घर को जला कर चला गया था, इस बार ये मेरे घर आया है, कहीं ये मेरा घर ना जला दे। जैसे ही ये ख्याल लीला के मन में आता है वो जोर से चीखती है, नहीं, तुम मेरा घर नहीं जला सकते हो, मैंने तुमसे की पैसा नहीं लिया है। लीला ने ये बात इतनी तेज कही थी कि वीर अपने कानों पर हाथ रख लेता है और ओजस तो अपने सीने पर हाथ रखकर वीर के बगल में जाके उसके कंधे का सहारा लेके खड़ा हो जाता है और वीर से कहता है, दिखने में ही चुड़ैल नहीं बल्कि इसकी आवाज भी चुड़ैल जैसी है। मुझे अभी हार्ट अटैक आते आते रुक गया है। उसकी बात सुनकर वीर भी कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरे कान के पर्दे ही फट गए हैं इस चुड़ैल की आवाज सुनकर। फिर पार्थ को देखते हुए कहता है, तुमने उसकी बात सुनी, उसने क्या कहा। वीर की बात सुनकर ओजस भी हाँ में सिर हिला देता है, जिसे देखकर वीर कहता है, इससे साफ जाहिर होता है कि वैदिक के सेकंड वर्जन ने यहाँ के लोगों के अंदर काफी देहस्त फैला रखी है सिया के घर को जलाकर। तभी तो उस औरत ने पार्थ को देखते ही चिल्लाकर एक ही बात कही, तुम मेरा घर नहीं जला सकते हो। उसकी बात सुनकर ओजस भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने भाई। पार्थ लीला की बात सुनकर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, ओह अच्छा लगता है तुमने मुझे पहचान लिया। पार्थ की बात सुनकर लीला जी उस वक्त को याद करते हुए अपने मन में कहती है, मैं तुम्हें भूल भी नहीं सकती हूँ, आखिर तुमने कितनी आसानी से सिया के घर को जला दिया और उसे यहाँ से निकाल भी दिया और कोई कुछ कर भी नहीं पाया। फिर पार्थ को देखकर जल्दी से कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और न ही मेरा तुमसे कुछ लेना देना है, तुम यहाँ से चले जाओ। लीला की बात सुनकर पार्थ डेविल स्माइल करते हुए कहता है, लगता है तुम्हें भी अपना घर प्यारा नहीं है। अगर तुम चाहती हो तुम्हारे इस घर को मैं आग न लगाऊं तो मुझे बस मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो। पार्थ की बात के पीछे छिपी धमकी को सुनकर लीला बहुत ज्यादा डर जाती है और डरे हुए ही कहती है, नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो, तुम्हें जो पूछना है पूछो, मैं बता दूंगी। उसकी बात सुनकर पार्थ कहता है, तुम हमें उस औरत के बारे में बस बता दो जिसे उस दिन सिया ने नूतन आंटी कहकर बुलाया था। चैप्टर 197 मेरे पैसे तो देके जाओ बेवकूफ नहीं चुड़ैल। पार्थ की बात सुनकर लीला कहती है, ओह अच्छा तुम्हें नूतन जी के बारे में जानना है। अरे वो जो बगल वाला घर है न, वहीं अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन जिस दिन तुमने सिया के घर में आग लगाई थी न, उसके 2 दिन बाद ही वो यहाँ से चली गई, उसके बाद वो यहाँ कभी आए ही नहीं। लीला की बात सुनकर पार्थ जल्दी से कहता है, क्या उन्होंने कुछ बताया था कि वह कहाँ जा रही है। पार्थ की बात सुनकर लीला कुछ याद करते हुए कहती है, हाँ वो जब यहाँ से जा रही थी तो मैंने उनसे पूछा था कि वो क्यों जा रही थी, तो उन्होंने कहा वो बस यहाँ अपना काम करने के लिए आई थी, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाए इसलिए अब जा रही हूँ। मुझे उनकी बात कुछ समझ नहीं आई तो मैंने उनसे फिर से पूछा था कि आप तो कुछ करती ही नहीं थी, आप तो सिर्फ घर पर ही रहती थी, तो आप किस काम की बात कर रही है।
तो उन्होंने कहा कि उनका काम सिया की देख रेख ही करना था, अब वो यहाँ नहीं है तो मैं भी जा रही हूँ। उनकी ये बात भी मेरे पल्ले नहीं पड़ी और कुछ देर बाद जब वो यहाँ से जाने के लिए कार में बैठ रही थी तब उन्होंने मुझे एक नंबर और बॉक्स दिया था और कहा कि अगर कभी सिया यहाँ आए तो तुम उस नंबर पर बस एक मैसेज कर देना कि सिया यहाँ आई है और ये बॉक्स सिया को दे देना। इतना कह वो यहाँ से अपने पति को लेके चली गई। फिर लीला कुछ याद करते हुए कहती है, वैसे वो बहुत ही अजीब थी। अजीब थी मतलब क्या है तुम्हारा, इससे कब से चुपचाप सुन रहा वीर बोल पड़ता है। जिसके जवाब में लीला इधर उधर देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, फिर धीरे से कहती है, अरे वो औरत अजीब नहीं बहुत ही अजीब थी। तुम्हें पता है सिया को जो घर था ना उसे और इसे नूतन जीजी ने ही लिया था, लेकिन उसके 2-3 बाद सिया यहाँ आए और उन्होंने ये घर उसे बहुत ही कम पैसों में बेच दिया। और वो सिया की देखभाल ऐसे करती थी जैसे वो उनकी खुद की औलाद हो, लेकिन सिया को क्या यहाँ किसी को भी इस बारे में नहीं पता है। तो तुम्हें कैसे पता चल गया, इस बार ओजस कहता है। वो क्या है ना, मुझे सबकी खबर रहती है। लीला बहुत ही घमंड से ये बात कहती है। तो तुमने कभी ये बात सिया को नहीं बताई या किसी को भी, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम चुप रहने वालों में से हो, वीर कहता है। वीर की बात सुनकर लीला सकपका जाती है, फिर अपने मन में कहती है, नहीं मैंने किसी से नहीं कहा, क्योंकि इसके बदले में नूतन जीजी ने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे। क्या सोच रही हो तुम, वीर फिर से कहता है। जिसके बाद लीला घबराई हुई कहती है, नहीं नहीं तो मैं कहाँ कुछ सोच रही हूँ, मैं क्यों कुछ सोचूंगी भला। जिसके बाद कुछ देर तक शांति रहती है, उसके बाद वीर लीला के पास आता है और धीरे से कहता है, तुम्हें उनके बारे में जो जो पता है बता दो हमें, हम तुम्हें 50,000 रुपये देंगे। पैसे की बात सुनकर लीला खुश हो जाती है और कहती है, सच में। जिसके बाद वीर धीरे से हाँ में अपना सर हिला देता है। उसे देखकर लीला कहती है, क्या जानना है तुम्हें, बताओ मुझे, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, लेकिन मुझे पैसे दे देना। जिसके बाद वीर लीला से सवाल करता है, क्या तुमने या किसी ने उनसे नहीं पूछा कि वो सिया के लिए ऐसा क्यों कर रही है। वीर की बात सुनकर लीला कुछ याद करते हुए कहती है, हाँ मुझे याद आया, एक बार मैंने उनसे पूछा था कि क्या उनका सिया से कोई रिश्ता है, तो उन्होंने ने मुझे घूर कर देखा और वहां से चली गई। फिर लीला गुस्से से कहती है, अगर मैं उनके सामने गलती से भी उस सिया को कुछ कह देती थी तो वो मुझ पर चढ़ बैठती थी जैसे सिया उनकी ही लड़की हो। इतना कह वो मुंह बना लेती है। फिर आगे कहती, एक बात तो बहुत ही अजीब थी, जब कोई भी सिया के बारे में या उसके माँ बाप को कुछ उल्टा सीधा कहता था तो वो उस पर गुस्सा करती थी और उसके बाद उस शख्स के साथ कुछ न कुछ हादसा जरूर होता था और इसी डर से लोगों ने उसके बारे में बात करना ही छोड़ दिया था। लीला की ये बात सुनकर वीर पार्थ और ओजस एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। तभी लीला की आवाज उनके कानों में पड़ती है, जिसे सुनकर वो तीनों फिर से लीला को देखने लगते हैं। लीला अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहती है, और पता है एक बार हमारे पड़ोस में पार्टी थी और उसी में एक औरत ने कह दिया था कि पता नहीं सिया के माँ बाप कैसे हैं जो इसे छोड़ दिए, या फिर सिया ने ही कुछ कांड किया होगा तभी उसके माँ बाप उसे घर से निकाल दिए होंगे और अब वो यहाँ मासूम बन के रहने आए हैं। और इस बात को नूतन जीजी ने सुन लिया था, जिसके बाद उन्होंने बहुत गुस्से से कहा था कि उसके माँ बाप ने उसे छोड़ा नहीं है, उनकी डेथ हो गई है और वो अकेली नहीं है, मैं अभी भी जिंदा हूँ और मेरे अलावा भी बहुत से लोग हैं उसके पास जिसके पैरों की जूती जितनी भी किसी की औकात नहीं है यहाँ जितने भी लोग हैं। और एक आखिरी बात मैं आज कह रही हूँ, अगर किसी ने उसे कुछ कहा या उसके माँ बाप के बारे में बात की या फिर अगर किसी ने उसे चोट पहुँचाने की कोशिश की तो उसे पता भी नहीं चलेगा और वो तबाह हो जाएगा, इसलिए जितना हो सके सब लोग उससे दूर रहो। उनकी बात सुनकर एक पल को तो मैं भी डर गई थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत कर उनसे पूछा, सिया आपकी कोई रिलेटिव है क्या जो आप उसके बारे में इतना सब कुछ जानती है।
और उसी वक्त उन्होंने गुस्से गुस्से में कहा था कि हाँ, बहुत कुछ लगती है सिया मेरी, और मैं उसे परेशान करने वाले किसी भी शख्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। इतना कह वो पार्टी में से अपने घर चली गई थी और उसके अगले दिन ही उस औरत का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उसके दोनों पैर और उसका एक हाथ टूट गया। और उस दिन के बाद से कोई भी सिया को कुछ नहीं कहता था और सिया भी ज्यादा किसी से बातें नहीं किया करती थी। नूतन जीजी ही पहले उससे बातें करनी शुरू की थी, उसके बाद धीरे धीरे सिया भी उनके क्लोज होती चली गई। लीला जी की बात सुनकर वीर पार्थ के कान में कहता है, इसकी बातों को तो सुनकर कुछ और ही मतलब निकलता है। वीर की बात सुनकर पार्थ कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद वो लीला से कहता है, और कुछ पता है तुम्हें? उसकी बात सुनकर लीला न में अपना सर हिला देती है। जिसके बाद ओजस कहता है, अच्छा उनके पति क्या करते थे? क्या उन्होंने भी सिया के लिए कुछ किया था? ओजस की बात सुनकर लीला कहती है, नहीं, उनके पति कहाँ कुछ करने लायक थे, वो तो व्हीलचेयर पर थे, बेचारे को लकवा मार दिया था, नूतन जीजी ही उनका ख्याल रखती थी। ओह, वीर कहता है लीला की बात सुनकर। पार्थ लीला की सारी बातों को याद करते हुए कहता है, क्या मुझे वो नंबर और वो बॉक्स मिल सकता है? उसकी बात सुनकर लीला कहती है, नहीं। क्यों? पार्थ सवाल करता है। जिसके जवाब में लीला कहती है, क्योंकि 4 महीने पहले यही कोई 20 या 21 साल के लगभग 2 लड़के आए थे जो दिखने में अंग्रेज जैसे थे, और उन्होंने कहा कि उन्हें नूतन जी ने भेजा है कि उन्होंने आपको जो नंबर और बॉक्स दिया था वो हमें दे दे। मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया जिसमें नूतन जीजी ही थी जो कह रही थी कि ये उनके ही लोग हैं और मैंने ही उन्हें वहां भेजा है, और मैंने तुम्हें जो नंबर और बॉक्स दिया था उन्हें दे दे। अगर तुमने नहीं दिया तो फिर वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे मैं नहीं जानती हूँ, और याद रहे इस बारे में किसी को कुछ पता ना चले, वरना तुम्हारे भी हाल भी वही होगा जो उस पार्टी वाली औरत का हुआ था। मैं उनकी बातें सुनकर डर गई थी और उसके बाद मैंने भी उन दोनों लड़कों को दे दिया, जिसके बाद दोनों ही यहाँ से चले गए। लीला की बात सुनकर पार्थ उसे घूरते हुए कहता है, ये सच बात है या झूठ? अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम अपने घर को भूल जाना, मैं इसे जला दूंगा। उसकी बात सुनकर लीला कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरी माँ की कसम, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता है। उसकी बात सुनकर वीर पार्थ और ओजस को कुछ इशारा करता है, जिसके बाद वो तीनों वहां से जाने लगते हैं, जिसे देखकर लीला जल्दी से उन्हें रोकते हुए कहती है, मेरे पैसे तो देके जाओ, मैंने तुम लोगों को इतनी जानकारी दी। उसकी बात सुनकर पार्थ लीला को देखकर डेविल स्माइल करते हुए कहता है, तुमने हमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। उसकी बात सुनकर लीला जल्दी से कहती है, पर मैंने इतना सब कुछ बताया तो? उसकी बात सुनकर इस बार वीर कहता है, हाँ, तुम सही कह रही हो, तुमने बताया तो, लेकिन वो क्या है ना? अगर तुमने हमें वो नंबर और बॉक्स दिया होता तो हम तुम्हें पैसे जरूर देते, लेकिन तुमने जितना भी कुछ बताया उसके हिसाब से हम वो नहीं पता चला जो हम पता करने यहाँ आए थे। उसके बाद वीर अपनी कमर में खोंसी हुई गन निकालकर लीला के सामने करते हुए कहता है, अगर अब तुमने एक शब्द भी कहा तो तुम्हारे अंदर इस गन की सारी गोलियां उतार दूंगा। वीर की बात सुनकर और उसके हाथ में गन देखकर लीला बहुत ज्यादा ही डर जाती है और वो उल्टे पैर अपने घर के अंदर जल्दी से भागकर डोर अंदर से बंद कर देती है। उसके ऐसा करते ही वीर हंसते हुए कहता है, बेवकूफ औरत, जिसे सुनकर ओजस जल्दी से कहता है, बेवकूफ नहीं, चुड़ैल थी। उसके बाद तीनों ही वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद तीनों वैदिक के सामने खड़े थे और वैदिक कार की बोनट पर वैसे ही लेटे हुए कहता है, क्या हुआ, कुछ पता चला? वैदिक के सवाल को सुनकर तीनों ही उससे बारी बारी सब कुछ बता देते हैं, जिसे सुनकर वैदिक कुछ देर बाद कार की बोनट से उतर जाता है। उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वैदिक बिना एक्सप्रेशन के एक बार फिर से सिया रेजिडेंस को देखता है, उसके बाद वो सबको ऑर्डर देते हुए कहता है, मेंशन चलो। जिसके कुछ देर बाद ही सभी लोग कार में बैठ जाते हैं, लेकिन इस बार पार्थ ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और उसके बगल वाली सीट पर ओजस बैठा हुआ था और पीछे वाली सीट पर वैदिक अपनी आंखें बंद किए बैठा था और वीर उससे घूरकर देखते हुए बैठे हुए था।
उसके बाद एक एक कर सारी कारें वहां से निकल जाती है। चैप्टर 198 शादी के लिए प्रपोज्ड लेडी बॉस। कार के अंदर वैदिक को जब अपने ऊपर वीर की तपती नजरें महसूस होती है तो वो बिना अपनी आंखें खोले ही वीर से सवाल करता है, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, क्या मैं जान सकता हूँ? वीर भी जैसे वैदिक के बोलने का ही इंतजार कर रहा था और जैसे ही वैदिक ने बोला वैसे ही वीर कहता है, हम तीनों ने तुम्हें इतनी बड़ी बात बता दी और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तुम चाहते क्या हो वैदिक, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या इतना सब कुछ हो गया और तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और हमने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं है। वीर की बात सुनकर वैदिक बहुत ही शांति से कहता है, हाँ मैं सच में कुछ नहीं जानता हूँ और मुझे सच में समझ नहीं आया तुम लोगों ने मुझे क्या बताया है। वैदिक जैसे ही ये कहता है अचानक से पार्थ कार का ब्रेक लगा देता है जिस वजह से एक तेज आवाज के साथ कार रुक जाती है और वो पीछे मुड़ कर वैदिक को देखता है जो अभी भी आंखें बंद किए हुए कार की सीट से अपना सर लगाए हुए बहुत ही आराम से बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कार के रुकने के कुछ देर बाद वैदिक अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसे अपने ऊपर वीर पार्थ और ओजस उसे ही गौर से देख रहे थे। पार्थ वैदिक से कहता है, तुमने शायद ध्यान से सुना नहीं हम तीनों ने जो तुम्हें बताया, इसलिए अब मैं तुम्हें समझता हूँ। उस औरत ने हमें जो बताया उस हिसाब से सिया को नूतन नाम की औरत प्रोटेक्ट करती थी और सिया को जो कोई चोट पहुँचाता था या कोशिश करता था या फिर उसके माता पिता के बारे में कुछ कहता था उसके साथ कोई न कोई हादसा जरूर होता था और किसी को कुछ पता भी नहीं चल पाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कोई आम इंसान नहीं कर सकता है, ये सब करने के लिए पैसा और पावर चाहिए। पार्थ इतना कह चुप हो जाता है। जहां तक हमें सिया के बारे में पता है उस हिसाब से उसके मॉम डैड की डेथ हो गई है। सिया के मॉम डैड एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास भी इतना पैसा नहीं था। उसके बाद वीर कहता है, सबसे जरूरी बात ये नूतन नाम की औरत का जरूर सिया से कुछ लेना देना है, तभी वो सिया के लिए इतना प्रोटेक्टिव है। वीर के चुप होते ही पार्थ कहता है, ओजस जो कब से सबकी बातें सुन रहा था वो कहता है, एक और बात, आखिर उस बॉक्स में ऐसा क्या था जो वो औरत नूतन आंटी सिया को देना चाहती थी? और इन सब चीजों को देखकर तो मुझे यही समझ आ रहा है उनका सिया बैकग्राउंड कुछ और ही है, जो हम जानते हैं उससे हटके ही है। तभी वीर कहता है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो औरत नूतन आंटी सिया के लिए ये सब कुछ क्यों कर रही थी। जहां तक मैं जानता हूं उसका सिया से ये उसके फैमिली वालों से कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर एक पल के लिए सिया के बड़े मम्मी पापा कुछ ऐसा करते तो हमें समझ भी आता, लेकिन उन्होंने तो उसे घर से निकाल दिया था ये कहकर कि वो उसका खर्चा नहीं उठा सकते। तभी वीर जोर से चीखता हुए कहता है, आह, ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। जहां पार्थ, ओजस और वीर परेशान हो रहे थे ये सोच सोच करके कि नूतन जी सिया के लिए ये सब क्यों कर रही थी, वहीं वैदिक एकदम शांत लग रहा था जैसे उसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। वैदिक सबको खुद में खोया हुआ देखकर कहता है, होटल चलो। और एक बात, तुम लोग अपने दिमाग पर इतना जोर मत दो वरना ये काम करना बंद कर देगा। अगर कुछ करना है तो उस औरत को ढूंढो, सब कुछ पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर तीनों एक नज़र उसे देखते हैं। उसके बाद पार्थ कार स्टार्ट कर होटल की ओर चल पड़ता है और वीर अपने एक खास आदमी को फोन करके नूतन जी को खोजने के लिए कहता है। रात 10 बजे खुराना मैंशन। सभी लोग इस वक्त अपने अपने रूम में डिनर करके सोए हुए थे। आज सिया ने भी डिनर कर लिया था, या ये कहे कि चित्रांग ने उसे आज भी बहका के खिला दिया था ताकि वो वैदिक का हमेशा की तरह वेट न करे और वो तब तक भूखी ही रहे जब तक वैदिक न खा ले। सिया चित्रांग के कारण खाना खा तो लेती है लेकिन वो थोड़ा सा ही खाती है। उसके बाद वो अपने हाथ से वैदिक के लिए खाना बनाती है और उसे लेके रूम आती है और काफी टेबल पर रख सोफे पर बैठ जाती है और वैदिक के आने का वेट करने लगती है। काफी देर हो जाता है लेकिन वैदिक नहीं आता है तो सिया बैठे बैठे ही सोफे पर सो जाती है।
लेकिन दूसरी ओर चित्रांग के रूम में एक अलग ही नजारा था। चित्रांग सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और उसके सामने जॉनी और पीटर खड़े थे। जॉनी चित्रांग को देखकर कहता है, बॉस अब क्या करना है? आपने जैसा कहा था सब कुछ वैसा ही हुआ है। हमने पहले उनके प्राइवेट विला पर अटैक किया, उसके बाद उनके असिस्टेंट के घर को जला दिया और पहले के ही तरह ही इस बार भी हमने कोई सबूत नहीं छोड़ा है। जॉनी की बात सुनकर चित्रांग कहता है, अभी के लिए इतना काफी है। फिर वो पीटर को देखकर कहता है, और तुमने वो किया जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था। चित्रांग की बात सुनकर पीटर कहता है, आप जैसा कहा था करने को हम वैसा ही किया। हमने ओलिवर को जल्लाद जीजा का पीछा करने को कहा था और उसने वैसा ही किया, लेकिन उसको कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। उसके हिसाब से जल्लाद जीजा बहुत ही शांत था विला के जलने पर भी, लेकिन उनका असिस्टेंट बहुत दुखी था अपने घर को देखकर। फिर धीरे से कहता है, डॉक्टर ईशा बहुत दुखी होता अपने घर को देखकर और बहुत रोता भी। पीटर की बात सुनकर चित्रांग डेविल स्माइल करते हुए कहता है, वो शांत है, मतलब कुछ बड़ा सोच रहे हैं। फिर जॉनी को देखकर कहता है, तुमने पता किया क्या ईशा उस लड़के से मिलने गई थी? जॉनी कहता है, नहीं वो नहीं गई थी, पर उस लड़के ने उन्हें कॉल किया था, लेकिन उन्होंने आज मना कर दिया, ये कहकर कि वो आज भी आ सकती है क्योंकि उनके भाई की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने उससे कल शाम को मिलने के लिए कहा है। और हमने उस लड़के के बारे में पता किया तो हमें पता चला कि वो और ये ईशा दोस्त हैं। ये दोनों पहली बार हॉस्पिटल में मिले थे और तब से इन दोनों की बहुत जमती है और दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं। हॉस्पिटल में इन दोनों के बारे में अफवाह फैली हुई है कि दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ईशा उन्हें बस अपन दोस्त समझती है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन वो लड़का डॉक्टर ईशा से प्यार करता है और इसीलिए उसने आज उन्हें बुलाया था ताकि वो उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर सकें। उसकी बात सुनकर चित्रांग कुछ सोचने लगता है और फिर उससे कहता है, उस लड़के का नाम क्या है? आदर्श मेहता। जॉनी कहता है, आदर्श मेहता ठीक है, उस पर नजर रखो और जितना हो सके उतना दूर रखो अपने लेडी बॉस। चित्रांग कहता है। उसकी बात सुनकर दोनों ही चित्रांग को ऐसे देखने लगते हैं जैसे कह रहे हो, आपके कहने का क्या मतलब है? चित्रांग दोनों को ऐसे देखकर बिना कुछ बोले उन दोनों को वहां से जाने का इशारा करता है। उसके इशारे को देखकर दोनों ही वहां से चले जाते हैं। जॉनी और पीटर जैसे ही उस रूम से बाहर निकलते हैं वैसे ही पीटर जॉनी से सवाल करता है, बॉस के कहने का क्या मतलब होती? बिग सिस्टर की डॉक्टर हमारी लेडी बॉस कैसे हो सकती है? उसकी बात सुनकर जॉनी उसे घूरते हुए कहता है, इसका मतलब यह है कि बॉस जल्दी ही डॉक्टर ईशा से कल शादी करने वाले हैं और शादी के बाद वो हमारी लेडी बॉस ही होंगी ना? उसकी बात सुनकर पीटर जल्दी से कहता है, लेकिन हम तो यहाँ बिग सिस्टर के लिए आया ना, तो बॉस शादी कैसे कर सकती है? तुमको इस बारे में कैसे पता चलती कि कल बॉस शादी करने को होती? जॉनी कहता है, बॉस ने ही बताया है कि डॉक्टर ईशा कल उनसे शादी करने वाली है और वो भी बिना किसी को बताए कोर्ट मैरिज, और उन्होंने ये भी कहा कि हम सब कुछ तैयार कर दे जिससे कोई दिक्कत ना हो। उसकी बात सुनकर पीटर कुछ कहता उसके पहले ही जॉनी कहता है, मैं आज बहुत थक गया हूँ और मुझे अब बहुत तेज नींद आ रही है, तो मैं जा रहा हूँ सोने, तुम भी जाके सो जाओ, कल सुबह उठ के हमें कोर्ट जाके सारी तैयारी भी करानी है। इतना कह वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद पीटर भी कुछ सोचते हुए अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद कई कारें एक साथ खुराना मैंशन के पार्किंग में आके रुकती हैं। सबसे आगे वाली कार में से ओजस निकालकर जल्दी से बीच वाला कार का डोर ओपन करता है। उसके बाद उसमें से वैदिक बहुत ही रोब के साथ कार से उतरता है। दूसरी साइड से वीर निकलता है और ड्राइविंग सीट से पार्थ निकलता है। उसके बाद एक एक करके सभी लोग मैंशन के अंदर चले जाते हैं। सबसे आगे वैदिक चल रहा था और उसके ठीक पीछे तीनों चल रहे थे और कुछ ही देर में सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वैदिक का रूम
वैदिक जैसे ही अपने रूम में पहुंचाता है तो उसे सिया सोफे पर सोई हुई नजर आती है और उसका एक हाथ अपने पेट पर था और वो बहुत ही अनकंफर्टेबल तरीके से सोई हुई थी जो उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर वैदिक अपने कदम उसकी ओर बढ़ा देता है और उसके चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। उसके बाद वो अपनी तिरछी नजरों से काफी टेबल की ओर देखता है तो उसे वहां पर खाना ढका हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो फिर से सिया को देखता है। उसके बाद वो सिया को बहुत ही आराम से अपनी बाहों में उठाकर उसे ले जाकर बेड पर लेटा देता है। उसके ऐसा करते ही सिया के चेहरे पर सुकून छा जाता है, जिसे देखकर वैदिक उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर वो फ्रेश होने के लिए बहुत ही आराम से बाथरूम की ओर चल देता है। 20 मिनट बाद वैदिक शावर लेके हमेशा की तरह अपने कमर पर टॉवल बांधे और दूसरे टॉवल से अपने बालों को सुखाते हुए वॉशरूम से बाहर आता है। वैदिक अभी भी सिया को आराम से सोया हुआ देखकर क्लोजेट रूम में जाता है और कपड़े पहनकर बाहर आता है। उसके बाद जाके वो खाने को देखता है, जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि इसे सिया ने ही बनाया है, जिसे देख उसके होठों के कोने मुड़ जाते हैं, जिसे वो जल्द ही छुपा लेता है। फिर वो खाने को चेक करता है तो पाता है कि खाना ठंडा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो बिना कुछ कहे और बिना एक पल की और देरी किए खाने को खाने लगता है। और देखते ही देखते कुछ ही पलों में वैदिक सारा खाना खत्म कर देता। उसके बाद वो अपने हाथ साफ कर बेड पर आके सिया के बगल में लेट जाता है और बहुत ही गौर से उसके चेहरे को देखने लगता है। चैप्टर 199 जैसे बाप है वैसे ही बच्चे। वैदिक सिया के मासूम चेहरे को देखते हुए कहता है, जान, जितना सिंपल लोगों को तुम्हारे बारे में दिखाया गया है उतना है नहीं। पहले चित्र का आना, फिर नूतन नाम की औरत जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है और तुम्हें इस बारे में पता भी नहीं है, या फिर सब लोग तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि जो है वो दोनों वो तुम्हें दिखाना नहीं चाहते हैं और वो जो दिखा रहे हैं तुम बस वही देख रही हो। चित्र तुम्हें अपनी बहन मानता है और गरीब होने का दिखावा करता है। अगर वो गरीब है तो तुम्हारे लिए हॉस्पिटल कैसे खरीद सकता है और एक नर्स की जान ले लेता है और किसी को खबर तक नहीं होती है। अपनी असली पहचान भी सामने नहीं आने देना चाहता है। क्या वो तुम्हें बहन मानता है या फिर इसके पीछे कोई राज है? फिर वैदिक सिया के होठों पर अपने होठ रखकर बहुत ही भारी आवाज में कहता है, जान, कुछ भी, मैं सब कुछ पता कर लूंगा। आज तक कोई ऐसा नहीं आया जो मुझे हरा सके। उस औरत के बारे में भी मैं जल्द से जल्द पता कर लूंगा और तुम्हारे अतीत के भी बारे में कि तुम कौन हो और ये सब लोग तुम्हारे कौन लगते हैं। उसके लिए बस मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में एक एक चीज पता करनी होगी। उसके बाद एक के बाद एक राज खुलते जाएंगे। इतना कह वैदिक सिया के होठों को बहुत ही प्यार से चूम लेता है और फिर उससे दूर हो जाता है। तभी सिया नींद में ही अपने हाथ को अपने पेट पर रख लेती है और उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आती हैं, जिसे देखकर वैदिक के फेस एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाता है और वो अपनी फिक्र भरी आवाज में सिया को पुकारता है, जान, क्या हुआ तुम्हें? सिया जो गहरी नींद में सोई हुई थी उसे अचानक से अपने पेट में दर्द होने लगता है। सिया उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपनी आंखें खोलकर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। उसे इस तरह से देखकर वैदिक घबराई हुई आवाज में उससे सवाल करता है, जान, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? उसकी बात सुनकर सिया को समझ नहीं आता है कि वो उसे क्या जवाब दे। फिर वो अपने होठों को दांतों तले दबाए हुए अपने पेट को देखती है जो दर्द हो रहा था। सिया अपने मन में कहती है, क्या बेबी के किक करने से इतना दर्द होता है? सिया अभी इतना कहती ही है कि तभी बेबी फिर एक किक करता है, जिससे सिया को फिर से दर्द होता है और उसके मुंह से एक चीख निकलती है, आह। इसी के साथ उसका चेहरा भी लाल हो जाता है, जिसे देखकर वैदिक सिया के गालों को सहलाते हुए अपनी घबराई हुई आवाज में धीरे से कहता है, जान, मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? इतना कहकर वो अपने फोन को इधर उधर खोजते हुए कहता है, 1 मिनट रुको, मैं अभी ईशा को बुलाता हूँ। वैदिक जैसे ही ये कहता है और फोन हाथ में लेता है, सिया उसे देखती है और बहुत ही धीमी आवाज में कहती है,
आप उन्हें मत बुलाए, ये नॉर्मल है, ऐसा होता है प्रेगनेंसी में। इतना कह सिया उठने लगती है, जिसे देखकर वैदिक अपना फोन बेड पर रखकर तुरंत सिया के उठने में मदद करने लगता है। सिया उसे घूरकर देखती है और कहती है, हम खुद उठ सकते हैं, आपकी जरूरत नहीं है। सिया की बात सुनकर वैदिक कुछ भी नहीं कहता है, बस सिया को बैठने में मदद करता है। सिया उसकी मदद से बेड के सिरहाने से लगकर बैठ जाती है, फिर अपने पेट को देखती है। सिया उसे देखते हुए कहती है, हमारा पेट कुछ ज्यादा ही नहीं निकला हुआ है, और हमें ऐसा लगता है हर रोज ये बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि सिया ये सब खुद से कहती है, लेकिन वैदिक भी सब सुन लेता है और वो उसके चेहरे को देखने लगता है, जो किसी स्पाई की तरह अपने पेट को देख रही थी और उसकी जासूसी कर रही थी और उसी में पूरी तरह से खोई हुई थी। उसकी हरकत देखकर वैदिक के चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले घबराहट नजर आ रही थी, अब उस पे राहत नजर आने लगती है। फिर वो धीरे से कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। सिया उसकी बात सुनकर सिया खोए हुए ही कहती है, आपके लगने से क्या होता है, हम सच कह रहे हैं, हमारा पेट और भी निकल गया है, इसलिए हमें अब बैठने और उठने में दिक्कत होता है, और जब हम सीढ़ियों पर से जाते आते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे पैर में जान ही न बची हो, और हम उसी तरह से सो भी जाते हैं, लेकिन हम जैसे ही अगले दिन सो के उठते हैं हमारे पैरों के दर्द एकदम गायब रहते हैं। कुछ दिन पहले तो हमारे पैर भी सूज गए थे, लेकिन अजीब सी बात है, वो फिर अपने आप सही भी हो गए। इतना कह वो मुस्कुरा देती है, जिसे देख वैदिक भी हल्का से मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो जानता था कि सिया को दर्द क्यों नहीं होता था और उसके सूजे हुए पैर भी क्यों ठीक हो गए, क्योंकि वैदिक ही सिया के सोने के बाद उसके पैरों पर ऑयल मेट लगा कर हर रोज मसाज करता था, जिसकी भनक तक सिया को नहीं होती थी। तभी उसके कानों में फिर से सिया की आवाज पड़ती है, जो कह रही थी, हमारे पैर जब अपने आप ही सही हो गए तो उन्हें सूजने की जरूरत ही क्या थी। सिया की बात सुनकर वैदिक बस ना में अपना सर हिला देता है, क्योंकि सिया ऐसी बचकानी बातें हमेशा किया करती थी, बस फर्क इतना था कि वो हमेशा कैमरे के जरिए उसकी हरकतें और बातें सुना करता था, लेकिन आज वो सामने से देख रहा था, जिसे देखकर वो क्या फील कर रहा था वो किसी को बता नहीं सकता था, और उसकी हेजल ग्रीन आंखों में भी चमक सी छाई हुई थी। सिया को ऐसे देखकर उसका मन कर रहा था कि वो अभी सिया से बहुत सारा प्यार करे, लेकिन वो ऐसा करने से खुद को रोक देता है। सिया जो खुद में खोई हुई कुछ न कुछ बड़बड़ाए जा रही थी, और वैदिक उसे अपनी प्यार भरी नजरों से देख रहा था। तभी सिया दर्द और गुस्से से कहती है, जैसे बाप है वैसे ही बच्चे भी होंगे लगता है, क्योंकि बेबी ने फिर से किक किया था और इस बार बहुत तेज से किया था, जिससे सिया को फिर से दर्द होता है। और सिया इस बार एक हाथ को अपने पेट पर फेरते हुए और दूसरे हाथ से पिल्लों को कस के पकड़कर सांसें भी तेज तेज लेने लगती हैं। वैदिक जो सिया की बात सुनकर उससे पूछने ही वाला होता है कि उसके कहने का क्या मतलब है, लेकिन वो जैसे ही सिया की हालत देखता है सब कुछ भूल जाता है और एक बार फिर घबराहट से कहता है, जान, घबराहट हो रही है, दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है मम्मा? मैं एक काम करता हूँ, मैं मॉम को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, मैं ईशा को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। उसकी बात सुनकर सिया दर्द और गुस्से से कहती है, वैदिक। सिया के मुंह से सिर्फ वैदिक सुनकर वैदिक अपनी जगह पर रुक जाता है, क्योंकि ये पहली बार था उसका सिर्फ नाम लिया था, जिसे सुनकर उसका दिल धड़कने लगता है। वो बता नहीं सकता था कि सिया के मुंह से अपना नाम सुनकर वो कितना खुश हो गया था। लेकिन वैदिक सिया को इस हाल में देखकर सब कुछ इग्नोर कर जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठकर सिया से कहता है, जान, मैं क्या करूं? तुम इतनी तेज तेज सांसें क्यों ले रही हो? तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? तुम एक काम करो, ईशा ने जैसा कहा था लंबी लंबी सांसें लो, हो सकता है डिलीवरी का टाइम हो गया हो। वैदिक की बातें सुनकर सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो हौंफते हुए ही कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा है? वैदिक तुरंत बोल पड़ता है। उसकी बात सुनकर सिया लंबी सांस भरते हुए कहती है, वो बच्चे का की किक कर रहे हैं, इसलिए हाँ हमें दर्द हो रहा है। वो बच्चे किक कर रहे हैं इसलिए हमें दर्द हो रहा है। चैप्टर 200 खुशी की लहर।
सिया की बात सुनकर वैदिक चुप हो जाता है और गौर से सिया का लाल हो चुका चेहरा देखता है। फिर धीरे से सवाल करता है, तुम्हें कैसा पता है, हो सकता है कोई और बात हो, मैं अभी ईशा को बुला के लेके आता हूँ। इतना कह वो जैसे ही जाने लगता है, सिया जल्दी से अपना एक हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसे महसूस कर वैदिक अपने उस हाथ को देखता है जिसे सिया ने पकड़ा था। उसके बाद वो अपना सर उठा के सिया को देखता है जो उसे अपना सरना में हिला कर जाने से मना कर रही थी, जिसे समझकर वैदिक रुक जाता है और फिर सिया को समझाने वाले लहजे में कहता है, जान, अगर कुछ सीरियस हुआ तो तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा नहीं हुआ तो। उसकी बात सुनकर सिया पहले गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करती है, फिर धीरे से कहती है, हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं। हम क्या, कोई भी महसूस कर सकता है। आज दोपहर में भी हमें दर्द हो रहा था। जब बेबी ने किक किया तो चित्र भी बहुत घबरा गया था चित्रांत को याद करते हुए, और फिर उसे जब हमने बताया तो वो समझ गया। फिर शाम को जब बेबी ने किक किया था तब माँ थी, हमने उन्हें बताया तो उन्होंने अपने हाथ को हमारे पेट रखा था। जब बेबी ने दोबारा किक किया तो उन्होंने ने भी महसूस किया, जिसके बाद वो बहुत खुश हो गई थी। और फिर उन्होंने ही हमें बताया कि कभी कभी जब बच्चे किक करते हैं तो दर्द बहुत ज्यादा होता है, और ये भी बताया कि हमारे पेट में जुड़वा बच्चे हैं, इसलिए दोनों ही शायद से बारी बारी किक करते हैं, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा दर्द होता है। और बच्चों के किक करने से ये भी पता चलता है कि वो ठीक है। सिया की बात सुनकर वैदिक अब कुछ नहीं कहता है। वो गौर से सिया के चेहरे को देखता है जो ये सब कहते हुए खुश लग रही थी, लेकिन वैदिक जैसे ही सिया के मुंह से चित्रांत का जिक्र सुनता है उसके फेस एक्सप्रेशन तभी बदलकर एकदम सर्द हो जाते हैं, जिस पर सिया बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। वैदिक सिया की बात सुनकर कुछ देर चुप रहता है, फिर अपनी बदली हुई टोन में सिया से सवाल करता है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या कम हो रहा है? उसकी एकदम से चेंज टोन को देखकर सिया थोड़ी हैरान हो जाती है और सोचती है अभी कितनी फिक्र हो रही थी, और अब जब उसने उसे सब कुछ बता दिया तो वो ये सब जानने के बाद बस एक सिंपल सा सवाल कर रहे हैं। फिर सिया खुद से कहती है, ये भला कैसा सवाल हुआ? सिया खुद से बात करने में बिजी हो गई थी कि जिसके चलते उसने वैदिक के सवाल का कोई जवाब ही नहीं देती है, और एक लंबी सांस भरते हुए खुद से कहती है, लेकिन इस बार उसकी आवाज तेज थी जिसे वैदिक भी सुन लेता है, वैसे हमें क्या, हम इन्हें ये सब क्यों बता रहे हैं? भला हमें कोई बात नहीं करनी है, न ही इनके किसी सवालों के जवाब देना है। वैदिक सिया की बात सुनकर उसके चेहरे को देखते हुए मन ही मन कहता है, प्रेगनेंसी में इतने मूड स्विंग होते हैं कि एक पल में ही इतना बदलवा आ जाता है, और वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, औरतों के मूड्स कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर सिया के निकले हुए पेट को देखकर आगे कहता है, यहाँ तो बात ही कुछ और है। वैदिक अब कुछ भी नहीं कहता है और वो चुपचाप से सिया के बिल्कुल पास में ही बेड पर पेट के बल लेट जाता है और अपने एक हाथ को बढ़ाकर सिया की साड़ी को थोड़ा साइड करता है जहां पर सिया ने अपना हाथ रखा था। सिया जो उसे ही देख रही थी वो वैदिक को अपने पेट से साड़ी हटाते देखकर सकपका जाती है और जल्दी से उससे कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? सिया जैसे ही अपनी बात खत्म करती है वैसे ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है वैदिक के हाथ को देखकर। वैदिक सिया की बात को अनसुना करते हुए बिना कुछ कहे बहुत ही आराम से सिया के पेट पर अपना हाथ सिया के हाथ के बिल्कुल पास में ही रखता है। उसके हाथ को अपने पेट पर महसूस कर सिया को अजीब सा लगता है और उसकी शरीर में भी एक हलचल सी होती है, जिसे महसूस कर वो अपनी आंखें बंद कर एक बार फिर से लंबी सांस लेती है। सिया जैसे ही सांस लेती है वैसे ही उसके पेट में भी हलचल होता है, जिसे वैदिक भी महसूस कर लेता है और वो अपना सर उठाकर सिया के चेहरे को देखता है जो अपनी आंखें बंद किए गहरी सांस ले रही थी। उसे देखकर वैदिक कुछ भी नहीं कहता है, वो थोड़ा सा उचक कर अपने दूसरे हाथ से सिया के हाथ को पकड़कर उसे साइड कर देता है और उसके बाद वो अपने होठ को सिया के पेट पर रखकर एक लाइट किस करता है। सिया उसके होठों का स्पर्श जैसे ही अपने पेट पर महसूस करती है उसकी सिसकी निकल जाती है और उसी के साथ उसकी धड़कनें भी तेज आवाज करने लगती हैं।
जिसे सुनकर वैदिक सिया के चेहरे को देखता है, जो अपने डेट्स अपने होठों को दबाए हुए अपनी आंखें बंद किए लंबी सांसें भर रही थी। उसे देखकर वैदिक के होठों पर मुस्कान आ जाती है और अब वो बिना कुछ कहे बहुत ही आराम से अपने हाथ को सिया के पेट पर रखता है और बहुत ही गौर से उसके पेट को देखने लगता है। सिया 2 मिनट बाद अपनी आंखें खोलती है। उसके बाद वो वैदिक को घूरते हुए गुस्से से कहती है, मिस्टर खुराना, आपने अभी ये क्यों किया? सिया की गुस्से से भरी आवाज सुनकर वैदिक के होठों के कोने और भी मुड़ जाते हैं, जिसे वो तुरंत छिपा लेता है। फिर किसी इनोसेंट बच्चे की तरह सिया को बिना देखे ही कहता है, मैंने क्या किया? उसकी बात सुनकर सिया जल्दी से कहती है, आपने अभी अभी जो मेरे पेट पर इतना कह। वो रुक जाती है क्योंकि वो इसके आगे कैसे कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसकी बात सुनकर वैदिक अनजान बनते हुए बिना किसी भाव के कहता है, वो अच्छा, तुम इसकी बात कर रही हो, अपने हाथ की ओर इशारा करते हुए। उसकी बात सुनकर सिया कहती है, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो जो आपने अभी हमारे पेट पर इतना कह। वो रुक जाती है। उसे रुके हुए देखकर वैदिक अपना सर थोड़ा ऊपर कर उसे देखता है, जिसे देखकर सिया गुस्से से अपने दांत पिसते हुए एक सांस में कहती है, किस क्यों किया? हमने मना किया था न कि आप हमें किस नहीं कर सकते हैं। सिया की बात सुनकर वैदिक बस ओह कहता है, जिसे देखकर सिया चिढ़ते हुए कहती है, ओह का क्या मतलब है? हमने ओह कहने के लिए नहीं कहा है, हमें जवाब दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया? उसकी बात सुनकर वैदिक बिना किसी भाव के कहता है, मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूँ। उसकी बात सुनकर सिया एक उंगली से अपनी ओर इशारा करते हुए कहती है, मुझे आप जब जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप मुझे किस कैसे कर सकते हैं? आपने मुझे पेट पर किस किया तो जवाब भी दीजिए। सिया को गुस्सा करते हुए देखकर वैदिक डेविल स्माइल करते हुए धीरे से कहता है, मैंने तुम्हें किस थोड़ी न किया है कि मैं तुम्हें जवाब दूं, मैं अपने बच्चों को किया है, इसलिए अब मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। फिर सिया को डराते हुए कहता है, और अब एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से निकला तो मैं तुम्हें बालकनी से नीचे लटका दूंगा। उसकी बात सुनकर सिया थोड़ा डर जाती है, कहीं वैदिक उसे सच में न लटका दे, इसलिए वो अब उससे कुछ भी नहीं कहती है और अपने मन में कहती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर सुनाई दे रही थी। बच्चे को किस किया? जब बच्चे के बारे में पता चला था तब नहीं याद आया, अब बच्चे याद आ रहे हैं, मैं भी अपने बच्चे को आपके पास नहीं आने दूंगी। उसकी बात सुनकर वैदिक मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, मैं भी देखता हूँ तुम ये कैसे करती हो। वैदिक ऐसे ही अपने हाथ को सिया के पेट पर रखे हुए बहुत ही ध्यान से सिया के निकले हुए पेट को देख रहा था, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा था। और सिया एक तक उसके हाथ को देख रही थी। तभी बेबी फिर से कीक करता है जहां वैदिक ने हाथ रखा था, जिसे महसूस कर वैदिक की आंखें खुशी से चमक जाती हैं और उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है जिसे वो बयां नहीं कर सकता था, और उसी के साथ उसका भी दिल धक से करता है। जहां वैदिक के अंदर बच्चे के किक करते ही एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, वहीं सिया को फिर से थोड़ा दर्द महसूस होता है। तभी उसके कानों में वैदिक की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर उसका मुंह आश्चर्य से खुल जाता है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।